जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोग पॉलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हम अपनी उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 16 और 17 के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पिछली क्लासों का थोड़ा सा समरी में रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता था। हमने आर्टिकल 12 के विषय में देखा। आर्टिकल 12 हमारा राज्य की परिभाषा से संबंधित था। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट को अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करने से संबंधित था। मतलब कोई भी ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट का अल्पीकरण या न्यूनीकरण कर रही होगी उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आर्टिकल जो हमारा 14 था वो विधि की समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण की बात कर रहा था। विधि के समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 15 था वो बात कर रहा था लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के संदर्भ में। आर्टिकल जो 15 था हमने उसको देखा। हमने आर्टिकल 15 के विषय में पढ़ा। हमने आर्टिकल 15 के विषय में पढ़ा था राज्य जो है वो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। हमने यहाँ तक देखा था। आज हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 16 जो कि मैंने आर्टिकल 15 की जगह पर बोला था उसी के बारे में डिटेल में सीखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 15 है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संदर्भित है। देखेंगे इसकी भाषा क्या है और ये क्या कहता है। इसी में आरक्षण जैसे मुद्दे भी आएंगे। तो हमारा आर्टिकल स्टार्ट होता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लिख लेते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संदर्भित है या संबंधित है। हम देखेंगे। इसी के पहले आर्टिकल्स देख लेते हैं क्या क्या आर्टिकल्स हैं, फिर उसी को डिटेल में करने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 16 क्लास 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 क्लास 1 जो आर्टिकल 16 क्लास 1 ये कहता है राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। ये हमारा आर्टिकल 16 क्लास 1 कहता है। आर्टिकल 16 क्लास 2 पहले हम एक बार समरी में देख लेते हैं। ये आर्टिकल जो सेक्शन के पार्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसी को डिटेल में करने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल जो 16 क्लास 2 है सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, इसकी बात करता है। सरकारी नौकरी में भेदभाव ये आर्टिकल 16 क्लास 2 होगा। यानी कि और भेदभाव का संदर्भ क्या है? यहाँ पर धर्म, जाति, जो हमने ऊपर पढ़ा था आर्टिकल 15 में, धर्म, मूलवंश, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्लास 3 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लास 3 कहता है संसद कानून बनाकर भेदभाव कर सकती है। संसद कानून बनाकर भेदभाव कर सकती है। इसके बाद हमारा जो आर्टिकल 16 क्लास 4 है वो क्या कहता है?
आर्टिकल 16 क्लास 4 कहता है राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्ग के राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करेगा। विशेष प्रावधान। यह आर्टिकल 14 क्लास 4 था। आर्टिकल 14 क्लास 5 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 16 क्लास ये आर्टिकल 16 क्लास 4 था, राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करेगा। और आर्टिकल 16 क्लास 5 क्या कहता है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये कहता है धार्मिक जो संस्था से संबंधित हैं, उसमें धार्मिक संस्था से जो संबंधित पद है, धार्मिक संस्था से संबंधित पद, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे सारे आर्टिकल्स को, वो उसमें भेदभाव किया जा सकता है। मतलब इसको अगर हम समझने का प्रयास करें, जैसे किसी क्षेत्र में मंदिर है तो उस क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी किसी हिंदू को दी जा सकती है, और अगर हम इसी को अप्लाई करें किसी क्षेत्र में यदि मस्जिद स्थापित है तो उसका प्रशासन किसी मुस्लिम व्यक्ति को करने के लिए दिया जा सकता है, उस क्षेत्र के प्रशासन को संचालित करने के लिए। और आर्टिकल 16 क्लास जो 6 है वो बात करता है, ये हमारा 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 10% का जो रिजर्वेशन है EWS के लिए। अगर आप लोगों में से कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि 16 क्लास जो 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 किसके बारे में प्रावधान करते हैं। अब इसी को हम एक एक करके आगे डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि ये किस चीज़ के विषय में बातचीत करते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे जो हमारे आर्टिकल थे 16 क्लास 1 और 16 क्लास 2, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं था। मतलब इसमें कोई भी डाउट नहीं था। ये कहते क्या थे, राज्य के अधीन जो लोक नियोजन होगा, लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। और आर्टिकल 16 क्लास जो 2 होगा वो बात करता है सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, ये 16 क्लास 2 कहता है। लेकिन हमने 16 क्लास 3 पढ़ा कि संसद भेदभाव कर सकती है। अब ये भेदभाव हम देखेंगे किस, इसके जो संसद जो भेदभाव करेगी, भेदभाव का मतलब है सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, किस तरीके से SC को जो आरक्षण है वो 17% का, और इसी तरीके से ST को जो रिजर्वेशन है वो देखेंगे 7.5% का, OBC को 27% का। इस तरीके से जो रिजर्वेशन है वो कैसे दिया जाएगा। तो राज्य का जो भेदभाव करने का के लिए जो परिस्थितियाँ दी गई हैं कि भेदभाव के आधार पर राज्य कर सकता है, तो उसकी परिस्थितियां जो है वो निवास को शर्त बनाकर, पहली जो परिस्थिति है वो निवास को शर्त बनाकर, निवास को शर्त बनाकर क्या करेगा, इससे संबंधित संसद क्या करे, कानून बना दे। देखिए संसद कानून बना दे मतलब क्या है, सपोज करिए आप किसी नक्सली क्षेत्र में चले जाइए। नक्सली क्षेत्र में अगर रिजर्वेशन का सिस्टम ना हो, आदिवासी पिछड़े लोग हैं, आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं उस क्षेत्र में, उनका अपना कल्चर, अपनी पूजा पद्धति, अपना सब सिस्टम है, वो लोग उनका एक विशेष महत्व की
जो प्रथाएं हैं वो वहाँ पर प्रचलित है। तो क्या कर सकती है संसद, उस विशेष क्षेत्र के लिए निवास को आधार बनाकर कि इस क्षेत्र से संबंधित जो गवर्नमेंट जॉब होंगी, लोक नियोजन होगा, सरकारी नौकरी होगी, उसमें इस क्षेत्र विशेष के लोग ही आ सकते हैं। तो पहली परिस्थिति ये हो सकती है कि निवास को शर्त बनाकर संसद कानून बना दे कि इस क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए, सपोज करिए कोई नक्सली क्षेत्र ए है, यहाँ पर नौकरी पाने के लिए इसी क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है। इसको आधार बनाकर ये व्यवस्था की जा सकती है। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी परिस्थिति है वो बात करती है, हमने अभी बात किया कि धार्मिक संस्था से संबंधित जो पद है, मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी करने का प्रयास किया, धार्मिक संस्था से संबंधित पद। जो धार्मिक संस्था से संबंधित जो पद हैं, इसका संदर्भ क्या है, मतलब सपोज करिए इसी अगर एग्जांपल को ले ले, ये जैसे हम सपोज करें कि ये हमारा जो है जम्मू की माता वैष्णो देवी का मंदिर है। अब ये जम्मू में एक खास लोकेशन पर है, एक खास जगह पर है, एक जिले में है। तो इस क्षेत्र का जो प्रशासन है, प्रशासन को जो संचालित करने का कार्य है वो किसी हिंदू व्यक्ति को दिया जा सकता है। मतलब इसके संदर्भ में भेदभाव हो सकता है। अगर इसी जगह हम दूसरी बात करें, अगर कोई यही क्षेत्र मुस्लिम की मस्जिद है तो उसके जो प्रशासन का जो मतलब कि प्रशासन करने का जो अधिकार है वो किसी मुस्लिम व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो हमने देखा कि राज्य जो है वो इस आधार पर इस परिस्थितियों में भेदभाव कर सकता है। ये हमारा तीसरा आर्टिकल था। 16 क्लॉज 3 हमारा, हमने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। इसी के बाद हम आगे देखते हैं 16 क्लॉज 4। जो 16 क्लॉज 4 है वो कहता है राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए, राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करेगा। देखिए हमारे संविधान पिछड़े वर्ग की कोई डेफिनेशन नहीं देता है। हम देखेंगे हमारा जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है। जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कहता है वो राज्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसका संबंध किससे है हम देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। देखेंगे टाइम था स्वतंत्रता का, हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो जाता है हम लोगों के ऊपर। उसके बाद देखते हैं थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ होती हैं। कुछ लोग कोर्ट गए, आरक्षण से SC ST को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था नामांकन में, एडमिशन में, उससे संबंधित। उसके बाद होता यह है कि पिछड़ा वर्ग कौन होगा, इसको परिभाषित करने के लिए 1953 में, 1953 का साल था, काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है। उसका नाम था कालेलकर आयोग। काका कालेलकर की अध्यक्षता में यह बनता है। देखिए इन्होंने कहा कि अगर पिछड़े वर्ग को परिभाषित करना है तो एक हम तरीका चुन सकते हैं कि जाति को आधार बना दिया जाए। पिछड़ा वर्ग के लिए जाति की व्यवस्था इन्होंने सजेस्ट की। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी वो जाति को, देखिए जाति के आधार पर इन्होंने कहा कि जो आरक्षण की व्यवस्था है या जो
पिछड़े विशेष प्रावधान की बात करता है, राज्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, तो जाति से संबंधित विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं। सुझाव काका कालेलकर ने जाति को दिया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उस समय। देश अपनी अपनी उसी समय की जो विभिन्न परिस्थितियां थी उसी में उलझा रहा। लेकिन 1970s के फाइनल में पहुंचते समय 1979 को ये होता है कि ये हमारा, अगर हम इसी को बात करें तो ये हमारा फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था। इसी को अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ये हमारा जो था यही फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। मैं रिपीट कर देता हूं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 को गठित हुआ। इसमें जो सुझाव दिया वो जाति के आधार पर विशेष प्रावधान के गठन करने की बात की, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे इसकी सिफारिशें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। फिर 2 दशक बीत गए। 1979 1 जनवरी 1 जनवरी 1979 को क्या होता है हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ जनवरी 1979 को हम देखते हैं सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन हुआ। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। इसके जो हेड थे वो बीपी मंडल साहब थे। बीपी मंडल साहब इसके हेड थे। इन्होंने 1980 में अपनी जो सुझाव थे उसको, रिकमेंडेशन या सुझाव हम कहें तो उसको दिया। 1980 में सुझाव दिए। इन सुझावों में भी ये पिछड़ा वर्ग का जो आधार था इसको जाति कहा गया। पिछड़ा वर्ग का जो आधार है उसको जाति कहा गया। देखिए जाति क्यों आवश्यक हो गई, पिछड़ा वर्ग घोषित करने के लिए जाति की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज देखेंगे हम, ये मुख्यतः प्राचीन काल से ही विभाजित समाज था। विभाजित समाज का मतलब यहाँ पर लोगों में भेदभाव बहुत उच्च स्तर पर था, और भेदभाव का जो आधार था वो मुख्यतः जाति थी। जाति प्राचीन समाज से ही हमने देखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्ण व्यवस्थाएं प्रचलित थी, इनके आधार पर लोगों में भेदभाव बहुत व्यापक था। तो एक आर्थिक आधार पर यहाँ पर सिस्टम लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आर्थिक आधार पर लोगों का अभी भी वर्तमान समय में भी अगर हम इसको देखें कि अगर बात करें कि क्या वर्तमान समय में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, तो पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। अगर रियलिटी की बात की जाए, संभव क्यों नहीं है, क्योंकि आर्थिक आधार पर हमारे पास जो डाटा है वो इनसफिशिएंट है, डाटा की अपर्याप्तता है। अगर सपोज करिए आर्थिक आधार पर हम आरक्षण की बात करें कि नहीं 8 लाख जिसकी परिवार की इनकम होगी 8 लाख या इससे अधिक, उसको आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिलेगी, लेकिन इससे कम की आरक्षण की व्यवस्था मिलेगी। तो सोचिए बहुत सारे लोग जाके कुछ पैसे दे के, मतलब करप्शन के माध्यम से, अपना जाली सर्टिफिकेट, फर्जी दुनिया भर का जो आय प्रमाण पत्र वो बन सकता है कुछ रुपए देकर। तो अभी देखेंगे हमारे पास डाटा की अपर्याप्तता के कारण जाति ही व्यवस्था ज़्यादा सुदृढ़ थी, क्योंकि इसमें जो भेदभाव वास्तविकता में हुआ है वो जाति के स्तर पर हुआ है। तो हम देखेंगे 1980 में ये सुझाव दिए गए और इन सुझावों को लागू करने के लिए प्रयास किया गया। ये हमारी जो 19 1980
हम देखेंगे सेकंड जो बैकवर्ड कमीशन था उसने कहा कि जो जातियां हैं, पिछड़ी हुई जातियां, उनकी संख्या 3743 जातियां जो हैं वो पिछड़ी हैं। तो इसी के आधार पर जो है यहाँ पर सिस्टम किया गया और प्रयास किया गया इसको आगे बढ़ाने का। जो 1990 में गवर्नमेंट थी, 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, इसने जो ये आरक्षण की व्यवस्था थी, मंडल कमीशन की सिफारिशें थी, उसको लागू कर दिया। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। देखेंगे इसको मैं समराइज करना चाहूँगा। 1980 में बीपी मंडल साहब ने अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा कि आर्थिक जो आधार है वो आरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है वर्तमान समय में, तो जाति के आधार पर ही पिछड़ा वर्ग को घोषित किया जाए, और इसमें से 3743 जातियाँ रखी गई। और वीपी सिंह साहब ने 1990 में आरक्षण की व्यवस्था यानी कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। तो इसके बाद कुछ समय ही के बाद ही हम देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है, और फिर वो जो पॉलिटिक्स होती है, जातिगत पॉलिटिक्स, उसकी बात होने लगती है। उन्होंने भी 10% ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन करने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं यहाँ पर ईबीसी की बात भी होने लगी, ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की। इसके आधार पर किया क्या पीवी नरसिम्हा राव ने? पीवी नरसिम्हा राव ने 10% का रिजर्वेशन ईबीसी को दे दिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को दे दिया। तो अभी हम देखेंगे उस समय जो टोटल रिजर्वेशन हो गया था वो एससी के लिए 15% था, एसटी के लिए जो था 7.5% था, ओबीसी के लिए हम देखेंगे तो 27% रखा गया था, और ये हो गया हमारा इसी के साथ में ईबीसी के लिए 10%। ये लगभग 59.5% रिजर्वेशन हो गया। मतलब संविधान में 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसका जो आरक्षण का सिस्टम हो गया वो 50% से आरक्षण हो गया। तो इसी समय एक केस हो जाता है, उस केस की जो रिकमेंडेशन है वो बहुत ज़रूरी है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। ये महत्वपूर्ण केस है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस 1992। देखिए इसके लिए बना, इसको हम मंडल केस के भी नाम से जानते हैं, इसको हम मंडल केस के भी नाम से जानते हैं। 9 सदस्यीय जजों की बेंच बैठी इसमें। बेंच बैठी और उस बेंच के जो डिसीजन थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। बेंच के जो डिसीजन आए इंदिरा साहनी वर्सेस बनाम भारत संघ 1992 के केस में, हम उसमें से देखेंगे आरक्षण अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, यानी कि विरोधी नहीं है। जो अवसर की समानता है उसका विरोधी नहीं है, मतलब रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसी के साथ हम देखेंगे जाति को भी आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि हमने पीछे बात की कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना संभव नहीं था। उसी के अनुसार देखेंगे 16 आर्टिकल 16 क्लास 4 में जो वर्णित पिछड़ापन है वो मुख्यतः सामाजिक ही था। यही मैंने बात की कि
जो पिछड़ापन था वो मुख्यतः सामाजिक था। पिछड़ापन का जो आधार था ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना अपने इस केस के वर्डिक्ट में सुनाते हुए। इसके बाद कहा भारत में जाति को वर्ग माना जा सकता है, ये भी डिसीजन है। उसके बाद इन्होंने कहा क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब क्रीमी लेयर का इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी केवल इसके डिसीजंस पर चर्चा कर लेते हैं। इसने कहा पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। इसके साथ ये भी कहा कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% होगी। असाधारण परिस्थितियों में इसका उल्लंघन भी किया जा सकता है, जो वर्तमान समय में 103वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा 10% EWS को आरक्षण दिया गया है। तो हम ये हालांकि पेंडिंग है, डिसीजन आने पर इसके विषय में बातचीत करेंगे क्या डिसीजन आता है। इसके साथ देखेंगे, इसके साथ साथ इन्होंने एक बेंच यानी कि एक आयोग के गठन का प्रावधान करने का कहा कि आप लोग एक जो संसद है या फिर गवर्नमेंट है एक आयोग गठन करे जो हम मतलब कि विचार रखे या सुझाव रिकमेंड करे कि भारत में जो जातियों में सिस्टम है कि कितना % लोग किस डिपार्टमेंट में किस विभाग में कितने लोग किस जाति से संबंधित है, इससे संबंधित और उसके जो धीरे धीरे उनका विकास हो रहा है उससे संबंधित रिपोर्ट बराबर गवर्नमेंट को सौंपी जाती रहे। तो 1993 में OBC का गठन किया गया, अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया गया। हालांकि ये उस समय वर्तमान स्थिति जो इसकी है वो संवैधानिक निकाय के रूप में हो गई है। इसी के साथ हम देखेंगे ये भी डिसीजन लिया गया कि आरक्षण जो है उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। आरक्षण का न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। अगर आरक्षण का जो उद्देश्य है वो सही नहीं हुआ तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये डिसीजन आए। इसके बाद इंद्रासानी केस में हमने बताया कि जो प्रोन्नति में आरक्षण है इसको मनाही की गई। तो हमने देखा कुछ संवैधानिक संशोधन सरकार ने करने का प्रयास किया। संवैधानिक संशोधन क्या किए देखेंगे। 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995, इसमें कहा आर्टिकल एक जोड़ा गया, आर्टिकल 16 क्लास 4A। इसमें कहा गया SC ST के लिए राज्य सरकारी नौकरियों में पदोन्नत में आरक्षण कर सकता है। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो 77वां संवैधानिक संशोधन 1995 में किया गया, संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें कहा क्या गया 16 क्लास 4A, आर्टिकल 16 क्लास 4A में ये बात की गई कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो व्यक्ति हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए राज्य जो है वो पदोन्नति में आरक्षण कर सकता है। इसके साथ साथ एक और संविधान संशोधन इसके बाद 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। पचासीवां संविधान संशोधन ये जो है 2001 में होता है। इसमें ये जोड़ा गया 16 क्लास 4A में एक नई लाइन जोड़ दी गई। इसमें कहा गया जब SC और ST में ये वाला पदोन्नति में आरक्षण किया जाएगा, मतलब पदोन्नति में आरक्षण किया जाएगा तो इसे अनुवर्ती श्रेष्ठता का नियम
पर आधारित होगा। फिर समझने का प्रयास करते हैं ये क्या कहने का प्रयास करें। पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा मना किया कि जो प्रमोशन है वो रिजर्वेशन के आधार पर प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन इन्होंने सरकार ने संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 16 क्लॉज 4A में कहा कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए राज्य पदोन्नत में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इसके साथ साथ 50वें संविधान संशोधन 2001 में 16 क्लॉज 1 में और जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि अनुवर्ती श्रेष्ठता के नियम पर आधारित, मतलब अगर दो व्यक्ति हैं, सपोज करिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं, एक ओबीसी और एक एससी कैटेगरी से संबंधित व्यक्ति हैं। अगर एक का प्रमोशन मतलब एससी कैटेगरी का प्रमोशन जल्दी हो जा रहा है और ओबीसी का प्रमोशन लेटर में, या फिर उसका प्रमोशन नहीं होगा, वो अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर बढ़ेगा, तो जैसे वो ऊपर बढ़ेगा तो हमने देखा कि एससी सपोज करिए जो शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति है, वो अगर विभाग में उच्च पद पर पहुंच जाता है, किसी भी उच्च पद पर, हम इसको एग्जाम्पल को ज़्यादा डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि ये जो अनुवर्ती श्रेष्ठता का नियम है ये समझ में आ जाए। ये क्या होता है अनुवर्ती श्रेष्ठता का नियम। ये दो व्यक्ति हैं ए बी, ये ओबीसी से है, ये एससी समुदाय से बिलोंग करते हैं। एक ही पद पर सपोज करिए ये क्लर्क पोस्ट पर और ये भी क्लर्क पोस्ट पर अपॉइंट हुए एग्जाम के माध्यम से। इसमें भी जो भी सिस्टम अपना लगा, 5 साल बाद इनका प्रमोशन हो गया, इनका प्रमोशन 10 साल बाद हुआ और ये 5 साल के बाद जो है सीनियर क्लर्क बन जाते हैं और ये 10 साल के बाद सीनियर क्लर्क बनते हैं। तो ये एक समय के बाद जब 10 साल गुजर जाएंगे तो दोनों देखेंगे सीनियर क्लर्क होंगे, लेकिन यहाँ पर जो अनुवर्ती श्रेष्ठता का नियम है वो ये कहता है कि ये जो साहब बी हैं वो जो साहब ए हैं उनसे ज़्यादा सीनियर होंगे। तो अनुवर्ती श्रेष्ठता का नियम ये कहने का प्रयास करता है। इसके बाद जो ये संवैधानिक संशोधन हुए, इनको भी चुनौती देने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट में किया गया। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एम नागराज केस 2006 में होता है। सुप्रीम कोर्ट में एम नागराज केस 2006 में एम नागराज केस 2006 में होता है। आधार हमने बताया 77वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन को आधार बनाया गया कि जो अनुवर्ती श्रेष्ठता का नियम और प्रोन्नति में आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो कहा कि पदोन्नति में आरक्षण सही, मतलब जो 77वां संविधान संशोधन 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और उसके साथ साथ में जो 85वां संविधान संशोधन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों के दोनों सही हैं। मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रोन्नति में आरक्षण किया जा सकता है। प्रोन्नति में और उसके साथ साथ अनुवर्ती श्रेष्ठता का नियम, इसको भी स्वीकृति प्रदान की। तो इसके बाद इन्होंने कहा लेकिन इसके लिए तथ्यात्मक आंकड़े जरूरी है। तथ्यात्मक आंकड़े जरूरी मतलब किस विभाग में कितने लोग किस समुदाय से संबंधित हैं, इसका डाटा जरूरी है और उसका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है पर्याप्त है इसके बारे में। और उसके साथ साथ में प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। मतलब हम लिख लेते हैं, इनका जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को सही बताया, लेकिन इसके लिए कहा तथ्यात्मक आंकड़े, पिछड़ापन बैकवर्डनेस कितनी है, अपर्याप्त
प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उसके साथ साथ में कहा प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और केस होते हैं इसी में। हम अब आगे के केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में देख लेते हैं। एक केस होता है जर्नैल सिंह वर्सेस भारत संघ, 2008 में एक केस होता है। इसमें कहा गया पिछड़ापन की पुष्टि जरूरी नहीं है, जो पिछड़ापन हो उसकी पुष्टि आवश्यक नहीं है। जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उसमें आरक्षण से संबंधित क्रीमी लेयर होना चाहिए। मतलब इस पर एक विचार किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन नहीं आया कि इसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये बात की गई जर्नैल सिंह केस 2008 में। और हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सिस्टम बना, एक संविधान संशोधन किया गया, 103वां संविधान संशोधन, जिसके जरिए आर्टिकल 16 क्लास 6 में 10% का जो रिजर्वेशन किया गया इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, EWS के लिए, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। आर्टिकल 16 क्लास 6 जो है वो 103वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। एक 103वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनके लिए 10% की आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। 10% आरक्षण किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखेंगे हम यहाँ पर जो 103वां संविधान संशोधन था वो केवल आर्टिकल 16 क्लास 6 को ही नहीं बल्कि आर्टिकल 15 क्लास 6 को भी ऐड करता है। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 16 को बहुत ही डिटेल में पढ़ने का प्रयास किया। इससे संबंधित जो कुछ तथ्य थे हमने, जो फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, सेकंड बैकवर्ड कमीशन 1953 और 1979, उसकी रिकमेंडेशन मंडल आयोग की किस तरीके से लागू किया गवर्नमेंट ने, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल डिसीजन हुए, और वर्तमान में जो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा EWS के माध्यम से 10% का आरक्षण जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं या कमज़ोर लोगों के लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो बहुत डिटेल में हमने ये आर्टिकल 16 को पढ़ने का प्रयास किया। दोस्तों शायद लगता है हमको कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।